स्क्वायर है, ठीक है, हम दिखाते हैं समझना। ऐसे सपोज करो ना कि ऐसे एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है बट मान के चलो ऐसे एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर का जो साइड है वो ए है, सपोज करो ऐसे ए है, ठीक है। ऐसे एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड जो है वो ए है, सपोज करो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब ये बोल रहा है, ध्यान से देखना जी, ठीक है, इससे ए नहीं है, डी दिया हुआ है। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड डी दिया हुआ है ना, ये डी, ये डी, ये सारा डी डी है। अब यहाँ से इसका जो सेंटर है ना, इसके सेंटर से d/2 हाइट पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब इस चार्ज के चलते इस स्क्वायर का जो फ्लक्स होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो, हम अगर गॉस लॉ लगाना चाहें इस पे, तो गॉस लॉ हम इस सरफेस पे नहीं लगा सकते, हमको एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए। गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस पे लगता है। हम क्या करेंगे समझना, जैसे ये एक स्क्वायर है मेरा, है ना, हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर इधर से रख देते हैं, एक स्क्वायर इधर से रख देते हैं, एक इधर से रख देते हैं, और एक ऊपर से ऐसे छत लगा देते हैं, एक क्यूब बना देते हैं, ठीक है। तो देखना, ये जो क्यूब का हाइट होगा जी, ध्यान से देखिएगा, ये क्यूब का जो हाइट होगा वो d होगा ना, और चार्ज रखा हुआ है d/2 में। तो इधर से जो छत बना, पूरा क्यूब बना, ये चार्ज तो क्यूब के अंदर में रह जाएगा। तो ये जो मेरा पूरा क्यूब हुआ, इस क्यूब का फ्लक्स क्या हो जाएगा, q/ε0, क्योंकि इस पूरे क्यूब के अंदर में तो एक ही चार्ज रह जाएगा, ये क्यूब। तो इस पूरे क्यूब का फ्लक्स q/ε0 हो जाएगा। और ये वाला जो स्क्वायर था, ये तो इस क्यूब का एक सरफेस है ना, तो क्यूब के एक सरफेस का फ्लक्स q/6ε0। बात समझ में आया? तो इस स्क्वायर का जो फ्लक्स हो जाएगा वो q/6ε0 हो जाएगा। क्लियर है ना बात? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से ये पूरा d इसका है स्क्वायर का, सेंटर से ऐसे, है ना, हम यहाँ पे एक चार्ज है जो सेंटर से d/2 डिस्टेंस पे है। कुछ नहीं, एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, बट फिर भी तुम लोग को समझाने के लिए हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या किए वो तो समझ में आ गया कि वी फॉर्म अ क्यूब ऑफ साइड d with 6 similar squares, ठीक है। Now the cube encloses the charge q, therefore flux through 6 surfaces of the cube, ये क्या हो जाएगा, q/ε0। और ये स्क्वायर जो है, ये तो उस क्यूब का एक सरफेस, यानी हमको क्यूब के एक सरफेस का फ्लक्स चाहिए। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू वन सरफेस ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू q/, यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तुम समझी दीपिका? तुम जी आनंद, साक्षी, कनक, तुम जी ओए, फ्री फायर, मंगनी मतलब क्या होता है समझता है? मंगनी का मिल रहा है नहीं, ऐसे घर तरफ बोलते हैं, अरे मंगनी का है ये, फ्री का है ना, मंगनी फायर, फ्री फायर को बोला जा सकता है ना। लिखो फटाफट, आगे बढ़ेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना जी।
कहाँ हाथ में दर्द उर्द हो गया है? अच्छा, फ्रेश नोट बनाएगी ना? तुम समझी शैलजा? पक्का? ठीक। पूछेंगे रुद्र? हाँ, यस सर। आगे बढ़ते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा जी। धीरे धीरे क्वेश्चन भारी होते जाएगा, ध्यान देना। अच्छा, इसी में बी नंबर क्वेश्चन है, मतलब जस्ट इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है। ऊपर वाले क्वेश्चन को ए नंबर लिख देना। एक और क्वेश्चन लिखा रहे हैं, बी नंबर करके लिखना। हाँ, लिखना if the point charge is now moved to a distance d, moved to a distance d from the center of the square, from the center of the square, and the side of the square is doubled, and the side of the square is doubled, comma देना, explain how the electric flux will be, explain how the electric flux will be affected, electric flux will be affected. ठीक है, देखो इसमें क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान देना कि सेम सिचुएशन है। क्या था, एक ऐसे स्क्वायर था, d/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज था। अब क्या बोला कि चार्ज को ना हम d डिस्टेंस पे ले आए, डबल डिस्टेंस पे, हाइट पे ले आए। हाँ, लेकिन साथ ही साथ हम क्या किए, ये जो मेरा स्क्वायर था इसका जो लेंथ था इसको भी हम डबल कर दिए। ठीक है, समझना बात को, मतलब पहले जो ऐसे स्क्वायर था वैसे हो गया, यहाँ पे दीवार एक ऐसे था, अब ये डबल हो गया, मतलब एक और यहाँ पे चढ़ गया, है ना। तो समझो अगर चार्ज d/2 से d आ गया तो भैया जो मेरा जो क्यूब बनेगा यहाँ पे, स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे डाल के, वो क्यूब भी तो अब बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर का भी साइड डबल कर दिया गया। पहले इतने दूर स्क्वायर का दीवार आ रहा था, अब इतना दूर आ रहा है। तो अभी भी वो चार्ज जो है उसको थोड़ा यहाँ से ऊपर लाया गया, लेकिन अभी भी वो उस बड़े स्क्वायर के अंदर ही रह जाएगा, उस बड़े क्यूब के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि क्यूब का भी दीवार डबल हाइट का कर दिया गया है। बात समझ में आ रहा है क्या बोले? तो अभी भी तो वो जो चार्ज है वो क्यूब के अंदर ही है, और अभी भी उस क्यूब के अंदर में टोटल चार्ज क्यू ही है। तो अभी भी जो आंसर मेरा होगा वो यही होगा। अगर मान लो खाली चार्ज को d/2 से d हाइट पे ले आया जाता, ठीक है, और इस स्क्वायर को बढ़ाया नहीं जाता, तो फिर आंसर बदल जाता। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लेकिन इसको भी बड़ा कर दिया गया, तो अभी भी चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब जो है वो हमारा मतलब बी नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि चार्ज अभी भी जो है चार्ज एनक्लोज्ड will remain same, therefore the required flux
द रिक्वायर्ड फ्लक्स विल रिमेन सेम लिख दो, या जो आंसर है अपना Q/6ε0 यही रहेगा। समझ रहा राकेश? d/2 डिस्टेंस अगर d कर दिए और स्क्वायर उतना ही बड़ा रहा तो उससे क्या मतलब फर्क पड़ जाएगा, आंसर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारा क्यूब है ना, तब क्यूब के वॉल पे आ जाएगा तुम्हारा चार्ज। समझ रहा है? अगर तुम चार्ज को d डिस्टेंस पे ले आया और स्क्वायर जो तुम्हारा है, तो जैसे मान लो क्या हम बोले, ये मान लो इस स्क्वायर से ये घर बनाया गया, ठीक है, पहले यहाँ पे चार्ज था, स्क्वायर इतना ही बड़ा है, d/2 डिस्टेंस पे है, अब इसको तुम d पे ले गया तो छत पे आ गया ना, तो आधा स्फेयर अंदर रहा, आधा स्फेयर बाहर रहा, तो फिर ये अलग तरीके से बनेगा, इसको तुम ऐसे नहीं बना पाओगे। इसको बनाना थोड़ा जंबल, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन हम करवाए ही नहीं है। अब वो आधा आधा डिवाइड ना होकर के अगर बस सरफेस में टच रहा तो? टच भी नहीं होना चाहिए, पूरा अंदर होना चाहिए। अगर कोई भी क्लोज, बीच का कोई ज़रूरत नहीं, समझना। अगर ये घर है, ये रूम है, इस रूम, ये क्यूब है सपोज करो, चार्ज कहीं पे भी रहे, उधर रहे, इधर रहे, कोई ज़रूरी नहीं बीच में रहे, कहीं पे भी रहे, चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए, यानी पूरी तरह से अंदर होना चाहिए। एनक्लोज्ड का मतलब क्या हो? पूरी तरह से अंदर, सरफेस को टच वच नहीं करना चाहिए, तभी Q/ε0 होगा। समझ रहे हैं? इस केस में हम लोग को स्क्वायर को बड़ा करना ही पड़ेगा। हाँ, स्क्वायर को बड़ा करना पड़ेगा। नहीं भी अगर करते हो तो तुमको फिर करना क्या पड़ेगा ना, याद करो जो हम लोग पढ़े थे कि क्यूबॉइड के वहाँ पे है एक चार्ज, तो हम लोग क्या किए थे कि ऐसा क्यूबॉइड मान लिए थे जिसके अंदर में वो चार्ज हो जाए, ठीक है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर इसके सरफेस पे चार्ज है तो जस्ट ऐसे ही रूम तुमको इसके ऊपर भी मान लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो जस्ट इसके ऊपर हम मान लिए एक और रूम, तो अब क्या हो गया, ये पूरा बड़ा सा, लेकिन ध्यान देना ये बड़ा सा जो तुम्हारा बनेगा ना, वो तुम्हारा एक तरह से ये क्यूबॉइड बन जाएगा। ये भले तुम्हारा क्यूब है, लेकिन एक क्यूब के ऊपर तुम दूसरा क्यूब रख दोगे तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो इसमें शेप मैटर नहीं करता है? शेप मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता है शेप, लेकिन हम बताएंगे। लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको एक क्यूब का एक फेस का निकालना है, तो तुम इक्वली डिवाइड नहीं कर पाओगे। फिर जैसे मान लो एक क्यूब का हम लोग निकालते थे Q/ε0, तो एक फेस का निकालते हैं Q/6ε0। समझ रहा बात को? हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास ख़त्म हो जाने के बाद, क्योंकि समय कम रहता है, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस हम करा लेते हैं ना। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम करवाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो फटाफट। ये क्वेश्चन देखना जंबल है, तुम लोग के हिसाब से जंबल है, बट तुम लोग अगर समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछ सकता है। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है सीधा सीधी ये कॉपी पेस्ट हो सकता है जेईई या नीट में, कहीं पे भी हो सकता है। क्वेश्चन लिखना, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जंबल है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स in given figure are ऐसे लिखना, Ex is equal to alpha x to the power 1/2, ठीक है, कॉमा Ey is equal to 0 and Ez is equal to 0। in which alpha is equal to 800
in which alpha is equal to 800 न्यूटन पर कूलम मीटर, न्यूटन पर कूलम मीटर, मीटर का पावर भी 1/2 देना, न्यूटन का पावर 1/2। हम देखो क्या बोले थे, पर कूलम कैसे लिखेगी तुम? मीटर का पावर भी 1/2 देना। ये अल्फा का हम यूनिट बता रहे हैं, मीटर का पावर 1/2, फुल स्टॉप। कैलकुलेट, कैलकुलेट, 2 क्वेश्चन है, ए बी करके लिखना, ए नंबर में लिखना। द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, बी नंबर में लिखना द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, और बी नंबर में लिखना द चार्ज विद इन द क्यूब, द चार्ज विद इन द क्यूब। जी क्वेश्चन में कुछ ऐसा है तुम्हारा, थोड़ा ध्यान देगा बच्चा लोग। बहुत कुछ समझना है इस क्वेश्चन में, बहुत कुछ समझना है, इसलिए सब लोग बढ़िया से ध्यान देगा। यहाँ पे क्या है कि इस एक्सिस को एक्स एक्सिस नाम दिया जा रहा है, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस नाम दिया जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक क्यूब रखा हुआ है कुछ इस तरह से, बहुत चीज़ यहाँ समझना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए एकदम ध्यान देना। और ये क्वेश्चन कहीं पे भी तुमको मिल सकता है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। एक क्यूब है जो इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस में, है ना। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, उसका केवल x कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करता है, और वो जो x कंपोनेंट है वो E नॉट अल्फा x टू दी पावर 1/2 है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। y कंपोनेंट और z कंपोनेंट है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल x कंपोनेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x एक्सिस की तरफ ही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो पूरा का पूरा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस की तरफ है। ऐसे बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? ठीक है, तुम समझ पा रही है, दीपिका समझ रही है। अब थोड़ा सा हम समझाते हैं चीज़ों को, ध्यान देना, बढ़िया से हम समझाते हैं। थोड़ा हम कैमरा भी सेट कर लेते हैं, कुछ कुछ बच्चा के लिए रिवीजन का हो जाता है। पानी ठीक है? चलो एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखे हैं, ई नॉट लिखे हैं। हम सब कुछ समझा देंगे, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हम अभी दिखाएंगे। ई नॉट एक नंबर है, ठीक है, ध्यान देना। और देखिए, 2 पेन दो तो, एक पेंसिल दे दो, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा जी, कहानी क्या है कुछ इस तरह से देखना, समझना बात को। ये ओरिजिन है, इस कॉर्नर को ओरिजिन मानो, ठीक है, और इधर एक्स एक्सिस है
है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन वाई एक्सिस है और ये लाइन जेड एक्सिस है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो एक क्यूब है, उसको कुछ इस तरह से यहाँ पे रख दिया गया है, ऐसे रख दिया गया है दिख रहा है ना। अब देखना, थोड़ा बहुत ध्यान से देखना, ऐसा क्यूब को रखा गया ना कि क्यूब का ये वाला जो साइड है वो यहाँ से ए डिस्टेंस पे है। बात समझ में आया क्या बोले? ये वाला साइड ए डिस्टेंस पे है और खुद क्यूब का भी जो साइड लेंथ है वो ए है, ठीक है। मतलब ये वाला साइड अगर हम पूछें बताओ ओरिजिन से कितना दूर पे है ये वाला साइड, तो यहाँ से यहाँ तक ए और फिर यहाँ से यहाँ तक ए, तो ये वाला साइड 2a डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? इसी चीज़ को हम फिर से दिखाएंगे, हम फिगर में फ़िलहाल दिखा देते हैं इस चीज़ को कि पहला वाला जो साइड है जी ओरिजिन से, पहला वाला जो साइड है वो a डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। एग्जैक्ट फिगर में नहीं समझ में आएगा इसीलिए हम दिखा दिए। और दूसरा वाला साइड फिर और a डिस्टेंस पे है, तो दूसरा वाला साइड 2a डिस्टेंस पे है। ये बात समझ में आ गया? जो अभी हम दिखाएं वो भी देख लिए तुम लोग, ठीक है। अब समझो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो एक्स एक्सिस की ही तरफ है, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस कौन है? एक्स एक्सिस ये है, ध्यान देना, दिख रहा है। तो हर पॉइंट पे, चाहे यहाँ पे कोई पॉइंट है, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। यानी हर पॉइंट पे जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जी, हम चौक से दिखा देते हैं, हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस पॉइंट पे भी इधर होगा, इस पॉइंट पे भी इधर, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर एक्स एक्सिस की ही तरफ होगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि ये जो क्यूब इस तरह से रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस क्यूब का हमको फ्लक्स फाइंड करना है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल दिए? पहला चीज़ क्लियर। अब देखो बहुत ध्यान से, हमको इस क्यूब का अगर फ्लक्स फाइंड करना है तो हम गॉस लॉ नहीं यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि चार्ज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि इसके अंदर में कितना चार्ज है, क्यूब के अंदर में कितना चार्ज है, कहीं कुछ नहीं बोला गया है। तो हम चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट तो लगा ही नहीं पाएंगे। तो हमको लगाना क्या पड़ेगा भैया? हमको लगाना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल, और ये हमको हर सरफेस पे लगाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखेगा, ये जो क्यूब यहाँ पे रखा हुआ है, हमको इस सरफेस पे भी ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इस सरफेस पे भी लगाना पड़ेगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। 6 सरफेस पे हमको E डॉट ds का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बात क्लियर है? अब और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान से देखने वाला है, ध्यान से देखना सब लोग, अगर हम इस सरफेस पे E डॉट ds लगाना चाहें तो हमको सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा ds कंसिडर करना पड़ेगा, एक छोटा सा ds कंसिडर करना पड़ेगा, छोटा सा सरफेस एरिया, ठीक है। इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा जी? इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन इधर होगा, कुछ ऐसे, क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई भी सरफेस एरिया को अगर हम वेक्टर माने तो उसका डायरेक्शन इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, ये बॉक्स से बाहर की तरफ होगा। अच्छा, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है जी? एक्स एक्सिस की तरफ, दिख रहा है? इस पॉइंट पे, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच कितना एंगल बना? तो इसका फ्लक्स 0 हो जाएगा ना, क्योंकि E ds cos 90 लिखना पड़ेगा, तो इस सरफेस का फ्लक्स हो गया 0। बात समझ में आया? समझा जी? अब देखो, अगर सेम काम हम पीछे के सरफेस पे करें, इधर जो सरफेस है, तो इधर भी हमको एक ds लेना पड़ेगा ना, इधर भी कहीं पे हमको एक ds लेना पड़ेगा, एक छोटा सा सरफेस कहीं पे लेना पड़ेगा, ठीक है। हम तुम लोग को सामने से दिखा रहे हैं फिलहाल। तो इस एरिया का जो वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे होगा परपेंडिकुलर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम अभी दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, देखना हम दिखा देते हैं। तुम लोग को दिखेगा नहीं क्योंकि ये वाला सरफेस पीछे रहेगा,
ऐसे रहेगा ये वाला सरफेस, ठीक है। लेकिन हम दिखाते हैं, देखना थोड़ा समझ जाएगा। ये कुछ इस तरह का सिचुएशन बन रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। इधर जो होगा ना, इधर जो सिचुएशन, उसको हम ऐसे तुमको दिखा देते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर ही होगा, पेन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पेंसिल है एरिया वेक्टर, तो परपेंडिकुलर होगा, तो इसका भी फ्लक्स जीरो होगा। यानी अगर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वहां का फ्लक्स जीरो हो गया जी। तो हम क्या देखें, इस वाला एरिया और इसके जस्ट पीछे वाले एरिया का फ्लक्स जीरो हो गया। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, अगर इसका हम ds लेंगे, ऊपर वाले एरिया का ds लेंगे, तो इसका ds का डायरेक्शन इधर होगा, है ना, परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। कुछ इस तरह का सिचुएशन बनेगा, देखना कुछ इस तरह का बनेगा, दिख रहा है, ds ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस की तरफ। सबको समझ में आ रहा है कहानी? तो इसका भी फ्लक्स जीरो हो जाएगा। नीचे वाले की बात करें तो नीचे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा और ds किधर होगा, इससे बाहर की तरफ 90 डिग्री दिख रहा है, तो इसका भी फ्लक्स ज़ीरो हो गया। हम क्या देखें, इतना मेहनत करके, मशक्क़त करके, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस, सबका फ्लक्स ज़ीरो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर जगह E और ds के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। अब बचा ये दोनों सरफेस, ये और ये, इन दोनों सरफेस का फ्लक्स होगा, हमको निकालना होगा। अच्छा, इधर अगर हम ds लेंगे ये वाले सरफेस पे, तो ds का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, उधर है। हम ये फिगर से भी, पिक्चर से भी ये बात क्लियर हो जाएगा। दिखा देते हैं हम इस चीज़ को, ठीक है। ये वाला जो सरफेस है, इस वाले सरफेस का जो ds होगा, अगर एक छोटा सा एरिया लेंगे तो इसका जो छोटा सा एरिया होगा जी, वो इधर होगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो x एक्सिस की तरफ ही है। ये वाला जो सरफेस होगा, इसका जो ds होगा वो तो इधर होगा ना, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। ये बात समझ में आ गया सबको? ठीक है। इस वाले सरफेस को हम नाम दे रहे हैं फर्स्ट सरफेस और इस वाले सरफेस को नाम दे रहे हैं सेकेंड सरफेस। ठीक है। हम देखें कि सभी सरफेसेस का फ्लक्स जीरो है, केवल फर्स्ट और सेकेंड सरफेस को छोड़ के। हम फर्स्ट और सेकेंड सरफेस को थोड़ा शेड कर दे रहे हैं, ठीक है, हल्का शेडिंग कर दे रहे हैं हम इसको। क्योंकि ये दोनों स्पेशल है, बाकी सबका फ्लक्स जीरो हो जा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे कर दिए। अब देखो हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। सबको लिख देते हैं कि चारों सरफेसेस का फ्लक्स एक्सेप्ट शेडेड सरफेसेस जीरो है। क्यों जीरो है वो भी लिख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यानी ds के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना। ये बात लिख देते हैं हम। क्या लिख देते हैं? फ्लक्स थ्रू all the surfaces except x, स्पेलिंग सही है जी, except shaded faces flux will be zero because E and ds are perpendicular। क्लियर है ये बात? अब हमको करना क्या है? जो शेडेड फेसेस है उनका फ्लक्स फाइंड करना है।
लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हम बोले ना बहुत सारा चीज़ यहाँ पे घुसा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर यहाँ एक्सप्रेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। यानी अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है ओरिजिन से उस सरफेस के डिस्टेंस पे, क्योंकि उस सरफेस का डिस्टेंस जो यहाँ से है वही तो x है, यही x है। x का मतलब उस सरफेस का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है। तो देखना, अगर इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर हम फाइंड करना चाहें, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? हम फाइंड करना चाह रहे हैं सबसे पहला काम कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट सरफेस। अगर हम लेफ्ट वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें, ठीक है, उसको हम E1 नाम दे रहे हैं, तो वो क्या होगा बहुत ध्यान से देखना जी। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है? E0 अल्फा, और फर्स्ट सरफेस का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो a है, तो x के जगह हमको a पुट करना पड़ेगा, तो a का पावर 1/2। पहला बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब फर्स्ट सरफेस का अगर हम फ्लक्स निकालेंगे, थ्रू द लेफ्ट सरफेस, तो ये क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेटिव है। φ1 इज इक्वल टू हमको लिखना पड़ेगा E.ds का सरफेस इंटीग्रेशन। इसके लिए जो E है, हम अगर उसको E1 नाम दिए हैं तो यहाँ पे E1 लिख देते हैं। इसके लिए जो E1 है उसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, E0 क्या जी? अल्फा a का पावर 1/2 ds, और E और ds के बीच एंगल कितना है फर्स्ट सरफेस में? 180, तो cos 180 लिखेंगे। साक्षी तुम समझ पा रही है? ठीक। अब देखो यहाँ पे सब कुछ cos 180 क्या होता है जी? -1 होता है, याद कर लो, ठीक है। हम बार बार इन चीज़ों को बता रहे हैं, है ना। तो इसके जगह पे -1 आ जाएगा, वो माइनस E0 अल्फा a का पावर 1/2 सब कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, ds इंटीग्रेशन के अंदर। ds का मतलब क्या है? अगर ऐसा छोटा छोटा एरिया हम पूरे इस सरफेस 1 में लें और सबको ऐड कर दें, तो पूरा ये स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो फेस है लेफ्ट साइड, उसका एरिया आ जाएगा, वो तो स्क्वायर है। तो ds का इंटीग्रेशन जो है वो आ जाएगा a²। समझ रहा जी युवराज? बोलो कहाँ, क्या नहीं समझा बताओ। हमको वो सरफेस इंटीग्रल नहीं समझ आ रहा है। तुम यही मानो ना बाबू, ये फॉर्मूला पढ़ा जाता है, रटना पड़ता है कि फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला, तुम नहीं था क्लास में ना, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है E.ds। किसी भी सरफेस का जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ होता है। यहाँ पे ds इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक, ये तो बहुत जंबल क्वेश्चन हो गया, तो कन्फ्यूज़न तो होगा यहाँ पे, क्योंकि तुम वो क्लास ही नहीं किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हम लोग निकाले, उस वैल्यू को हम रख दिए, ये वैल्यू निकला, ये वैल्यू यहाँ रखा गया। ds का वैल्यू ds रखें और दोनों के बीच का जो एंगल था सो लिख दिए। cos 180 -1 होता है, तो इसका -1 यहाँ पे आ गया। ये कांस्टेंट 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 सब इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन के अंडर में खाली ds रह गया। ds का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरह का छोटा छोटा एरिया हम हर जगह ले लें, हर जगह इस तरह का छोटा एरिया ले लें और सबको ऐड कर दें, तो क्या होगा? तो पूरा इस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, पूरा इस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। तो इसका साइड कितना है? a, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? a²। अब क्या करते हैं, हल्का सा सॉल्व कर देते हैं भैया। -E0 अल्फा a का पावर, अगर एक मिनट कनक बताएगी a का पावर क्या लिखे?
बढ़िया से देख लो, 1/2 + 2 कर रहे हैं, आधा घंटा लगा दो सोचने में, क्या बोले हम। मुस्कान, कैसे क्वेश्चन बनेगा जी जब ये नहीं हो पाता है तो। कनकलता, मुस्कान, हाय रे हाय, छोड़ दो। बोलो जी रुद्र, इसको ऐड करना मुश्किल हो जा रहा है। 5/2 होगा। ये मेरा क्या हो गया, फ्लक्स जो है फर्स्ट सरफेस के थ्रू ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे, ये खाली इस सरफेस का कहानी खत्म हुआ है, अभी इस सरफेस का पूरा कहानी बचा हुआ है। तो अब अगर हम निकालें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द राइट सरफेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द राइट सरफेस, राइट सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जी उसको हम E2 नाम दे रहे हैं। तो ये कैसे निकलेगा, E0 लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे, और राइट सरफेस का ओरिजिन से डिस्टेंस 2a होगा जैसा बताएं, तो x के जगह पे 2a लिख देंगे, 2a का पावर 1/2। तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 2 का पावर 1/2 √2 होगा ना, तो √2, ये इसको सॉल्व किए, 2 का पावर 1/2 √2, E0 अल्फा और a का पावर 1/2, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? पहले फटाफट कॉपी करो। ये यहाँ पे ये फ्लक्स नहीं होगा है ना, बस। अब बहुत ध्यान से देखना थोड़ा, हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे φ2, यानी ये जो राइट साइड वाला सरफेस है, फ्लक्स थ्रू द राइट सरफेस, फ्लक्स थ्रू द राइट सरफेस अगर निकालें हम φ2 करके, तो देखो तो ज़रा इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 डॉट ds करना पड़ेगा जी, सरफेस इंटीग्रल, और E2 का जो वैल्यू है वो हम लोग रख देते हैं, क्या निकालें, √2 E0 अल्फा, अरे a का, अच्छा a का पावर 1/2, और अच्छा एक बात ध्यान देना, E2 और ds के बीच ये E2 है, ध्यान देना, और ये E1 है। E2 और ds के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा cos 0, cos 0 1 हो जाएगा, छोड़ देते हैं, ठीक है। और ऐसा करें, थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। हमको क्या करना है, देखो हम ये स्टेप नहीं लिख रहे हैं, हम सीधा सीधी क्या कर रहे हैं, हम जान रहे हैं ये सारा चीज़ बाहर आएगा, ds का इंटीग्रेशन होगा, पहले तो सारा कुछ मेंशन है, तो सब कुछ को बाहर कर रहे हैं, cos 0 ही होने वाला, cos 0 1 हो रहा है, ds का इंटीग्रेशन होगा, ds का इंटीग्रेशन a² आने जा रहा है, सब चीज़ मेंशन कर दी है। अब देखो √2 हो गया, E0 हो गया, अल्फा हो गया, a का पावर, यहाँ पे भी 5/2, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो करना क्या है, हमको चाहिए नेट फ्लक्स, थोड़ा बता देना हमको, हम मिटा दिए इसको, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए नाउ नेट फ्लक्स
थ्रू द क्यूब इज, जो नेट फ्लक्स होगा भैया हमारा वो φ1 प्लस φ2 होगा। φ1 क्या है? माइनस ई नॉट, बोलेगा जी अल्फा ए का पावर 5/, यही है। और ये क्या है? √2 ई नॉट अल्फा ए का पावर। अच्छा, इन सभी में से ई नॉट बाहर आ जाएगा, अल्फा बाहर आ जाएगा, ए का पावर 5/2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा -1 और यहाँ पे बचेगा √2। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 - 1। अब देखो ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 800, देखो तो दिया हुआ है ना। अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? अच्छा 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 अच्छा, यहाँ ई नॉट कहाँ से आ गया? ई नॉट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन देखो। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, ई नॉट का नहीं। ई नॉट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। और आप ई नॉट पहले बोलेंगे। अच्छा अच्छा, एक मिनट थोड़ा सुन लेना। एक बात थोड़ा समझाते हैं। यहाँ पे जो ई एक्स है ना, ई एक्स का वैल्यू ही यही है, ई नॉट तो है ही नहीं। तो जहाँ पे ई नॉट आ रहा है उसको हटा दो, ठीक है। वहाँ पे ऊपर हम गलती से लिख देते हैं, क्वेश्चन में है ही नहीं, कहीं ई नॉट का जिक्र ही नहीं है, कहीं नहीं है ई नॉट का जिक्र। खाली हर जहाँ पे ई नॉट लिखा हुआ उसको हटा देना, कहीं क्वेश्चन में ई नॉट का जिक्र नहीं है, ठीक है। ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स टू द पावर 1/2 दिया हुआ है, यही लिखवाया है ना क्वेश्चन, ठीक है। हम गलती से ऊपर लिख दिए थे ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट अल्फा, ई नॉट है ही नहीं, ठीक है। तो मेरा हर जगह एक्सप्रेशन से ई नॉट हट जाएगा, खाली अल्फा का वैल्यू दिया हुआ 800, ठीक है। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ 800 और क्वेश्चन में ना ए का भी वैल्यू दिया हुआ है, हम लिखवाए नहीं है, ए का वैल्यू 0.1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का वैल्यू हम 0.1 रखेंगे, 0.1 का पावर 5/2 और √2 का वैल्यू 1.41 होता है, में से 1 को माइनस करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 800 इंटू, थोड़ा ध्यान देना 0.1 का पावर 5/2 नहीं निकाल पाओगे तुम लोग, तो हम इसको फिर तोड़ देते हैं, 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.1 का पावर 1/2 कर देते हैं, यानी रूट 1/2 पावर मतलब रूट, और ये करेंगे तो 0.41 हो जाएगा। ये 800 आ जाएगा, 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.1 का रूट 0.31 होता है, ये 0.41 हो जाएगा तुम्हारा। बात समझ में आया हम कैसे कैलकुलेट किए? 800 जैसे हम a का पावर 2 इंटू ए का पावर 1/2 को a का पावर 5/2 लिख सकते हैं, तो a का पावर 5/2 को ये भी तो लिख सकते हैं। तो a यहाँ क्या 0.1 है, तो 0.1 का पावर 5/2 को 0.1 का पावर 2 और 0.1 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। नहीं समझ रही आकांक्षा? समझ गई? 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.1 का जो रूट होता है वो 0.31 होता है। करके देख लेगा, ठीक है। अब हमको याद है तो हम लिख दिए, पूरा को सॉल्व करेंगे ना तो 1.06 ऑलमोस्ट आएगा आंसर, ठीक है। 1.06 या 05 ऐसे कुछ आएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये फ्लक्स आ जाएगा, टोटल फ्लक्स, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ए का वैल्यू 0.1 मीटर है। हाँ, ए का वैल्यू ये क्वेश्चन में लिख लेना, गिवन है ये चीज़, ए का वैल्यू जो है वो 0.1 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, बी नंबर क्वेश्चन देखो जी, हम फटाफट दिखा देते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो क्यूब है ना, इसके अंदर में कितना चार्ज है सो बताओ। तो हम गॉस लॉ से जानते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होता है भैया वो Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, Q एनक्लोज्ड फाइंड करना है तो फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट करना पड़ेगा।
फ्लक्स हम लोग क्या निकालनी है 1.06 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कैलकुलेट कर लो, उतना कूलम चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तुम्हारा आएगा 9.27 इंटू 10⁻12 कूलम आ जाएगा। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, कहीं पे E0